हेलो, नमस्कार। महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में फिर से आप सभी का स्वागत है। हम लोग किन्स के रोज़गार सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे थे। उसी के अगले चरण में हम इसमें ये देखेंगे कि रोज़गार सिद्धांत का व्यावहारिक महत्व क्या है। इससे पहले हमने रोज़गार सिद्धांत के बारे में देखा, उसका स्पष्टीकरण भी डिटेल में उसके बारे में चर्चा की, उसके बाद उसकी आलोचनाएँ भी पढ़ ली। अब यहाँ हम देखेंगे कि क्या इसका कोई व्यावहारिक महत्व है या सिर्फ सैद्धांतिक है। तो जैसे हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, नो डाउट इसका प्रैक्टिकली भी हम अभी भी एप्लीकेबल है हर एक कंट्री में, हर एक इकोनॉमी में, वो हम आज भी देख सकते हैं। विशेष रूप से व्यापार चक्रों के कारण उत्पन्न बेकारी के निराकरण को तत्कालिक शीघ्र उपचार का तरीका केन्स ने बताया था और वो कारगर है। इसको पॉइंट वाइज देखते हैं। पहला है समष्टि अर्थशास्त्र का विकास। देखो 1936 में जो किन्स की बुक आई थी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, रोजगार, ब्याज और मुद्रा का सिद्धांत जो किन्स ने दिया था, ये एक तरह से मैक्रो इकोनॉमिक्स का उद्गम भी माना जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र का। इसीलिए किन्स को फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। इसी के साथ ही समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव हुआ था। तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा एक रिमार्केबल ये सिद्धांत रहा है। किन्स का रोजगार सिद्धांत समष्टि विश्लेषण पर आधारित है। अतः इस सिद्धांत से न केवल समष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत का मार्ग प्रशस्त हुआ, वरन इसकी बढ़ती लोकप्रियता का श्रेय भी किन्स के रोजगार सिद्धांत को ही जाता है। दैट इज वाई द किन्स आल्सो नोन एज द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सेकंड पॉइंट जो है रोजगार समस्या के हल में व्यापक दृष्टिकोण। देखो किन्स का रोजगार सिद्धांत रोजगार के सभी स्तरों, पूर्ण रोजगार, अल्प रोजगार, पूर्ण से अधिक रोजगार से संबंधित है और सभी प्रकार की परिस्थितियों में पूर्ण रोजगार की व्यवस्था पर ध्यान देता है। किन्स का सामान्य सिद्धांत मंदी काल में बेरोजगारी की समस्या का ही समाधान नहीं करता, वरन स्फीति काल में भी पूर्ण रोजगार की स्थापना का मार्गदर्शन देता है। किन्स के रोजगार सिद्धांत का आधार स्तंभ प्रभावपूर्ण मांग है। प्रभावपूर्ण मांग में कमी बेरोजगारी और मंदी को जन्म देती है, जबकि प्रभावपूर्ण मांग में अधिकता तेजी को जन्म देती है। तो दोनों ही परिस्थितियों में रोजगार के लिए सिद्धांत में विश्लेषण होता है। ये भिन्न भिन्न परिस्थितियों में नीति निर्धारण में सहायक है। बिल्कुल, हमने कल भी इसके बारे में चर्चा की थी कि बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए किन्स ने ये बताया है कि प्रभावपूर्ण मांग को, इफेक्टिव डिमांड को बढ़ाकर बेरोजगारी की समस्या का समाधान किया जा सकता है, मंदी की समस्या का समाधान हो सकता है। इसी तरह हम इसको दूसरी तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। मान लो इकोनॉमी में बहुत तेज़ी है या इन्फ्लेशन की स्थिति है, उसको कंट्रोल करने में भी ये प्रभावपूर्ण मांग का जो सिद्धांत है किन्स का, ये बहुत उपयोगी है। किन्स ने बोला कि इफेक्टिव डिमांड को आप कम करके क्या कर सकते हो, स्फीतिकारी दशाओं को भी नियंत्रित कर सकते हो। तीसरा जो है राजकीय हस्तक्षेप की महत्वपूर्ण भूमिका। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। किन्स ने रोजगार सिद्धांत में राज्य की निरपेक्षता, जो लेजिस्फेयर इकोनॉमी की बात की थी एडम स्मिथ एंड क्लासिकल्स ने, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने, उसका खंडन किया किन्स ने, और अर्थव्यवस्था की समुचित संचालन और मंदी काल में बेकारी की समस्या के निराकरण में राज्य के प्रभावी हस्तक्षेप की जोरदार सिफारिश की। इन्होंने बोला कि मंदी काल की स्थिति में या जब अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की स्थिति है, तब सरकार का हस्तक्षेप एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि भी किन्स समाजवाद का हामी नहीं था, देखो सोशलिस्ट में होता है कि सरकार का रोल होता है, लेकिन किन्स ने यहाँ पूंजीवाद में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका बताकर सबको चौंका दिया था। पूंजीवाद के आर्थिक दोषों, व्यापार चक्रों और मंदी से उत्पन्न बेरोजगारी के निराकरण के लिए उसने नियंत्रित पूंजीवाद का विचार विकसित किया। परिणाम ये हुआ कि मुक्त व्यापार प्रणाली के स्थान पर आर्थिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप का महत्व बढ़ता गया। उसके बाद ही हमने देखा, चाहे अमेरिकन इकोनॉमी, ब्रिटिश इकोनॉमी, जो भी जहाँ भी हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं देखते थे, वहाँ भी सरकार का जो हस्तक्षेप था, सरकार की जो भूमिका थी, वो बढ़ती गई और आज भी महत्वपूर्ण भूमिका है। और इस कोरोना काल में न केवल भारत में अपितु संपूर्ण विश्व में सरकार की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। पूरे विश्व को इस मंदी से उभारने के लिए ज़रूरी है कि सरकार सामने आए, अपने सरकारी व्यय या खर्चों में बढ़ोतरी करे, निवेश को बढ़ाए, ताकि लोगों का उत्पादन और रोजगार मिल सके और उससे उनकी जो मांग है, जो समग्र मांग में वृद्धि हो, ताकि गुणों को त्वरित प्रभाव से हम हमारी अर्थव्यवस्थाओं को मंदी की स्थिति से बाहर निकाल पाए।
अगला जो पॉइंट है वो मौद्रिक नीति की सार्थकता। मौद्रिक नीति की सार्थकता के बारे में भी केन्स ने चर्चा की। केन्स ने अपने रोजगार सिद्धांत में मौद्रिक नीति का महत्व बढ़ा दिया। उसने मौद्रिक नीति के माध्यम से ब्याज दरों को प्रभावित कर निवेशों एवं रोजगार में संबंध स्थापित किया। मुद्रा संकुचन के समय सस्ती साख नीति, मुद्रा प्रसार के समय महंगी साख नीति केन्स के रोजगार सिद्धांत की ही देन है। आजकल रोजगार स्थायित्व और वृद्धि में लोकप्रिय मानी जाती है। अब देखो, आज जिस हम मौद्रिक नीति की बात कर रहे हैं, आरबीआई हर 2 महीने में अपनी मौद्रिक नीति रिवाइव करता है। आज देश की अर्थव्यवस्था में 2 आर्थिक नीतियाँ, मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति, इनका महत्वपूर्ण योगदान है। इन दोनों का ही प्रतिपादन या जो हम आरंभिक जो मानते हैं, इनका आरंभ मानते हैं, वो केन्स के द्वारा ही किया गया था। केन्स ने ही सबसे पहले सुझाव दिया कि इस तरह की नीतियों के माध्यम से हम देश की अर्थव्यवस्था में मंदी और बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं। केन्स ने अल्पकाल में, क्योंकि ये माना था कि मुद्रा की मांग स्थिर रहती है और मुद्रा की मांग को बढ़ाने का उपाय यही है कि मुद्रा की सप्लाई को एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने का उपाय यही है कि मुद्रा की सप्लाई, मुद्रा की मात्रा को बढ़ाकर ब्याज की दर को कम किया जाए। तो यहाँ पर देखो 2 टर्म आई है। पहले हम समझ लें मौद्रिक नीति क्या है। मुद्रा की पूर्ति और ब्याज दर के संबंधित जो नीति है देश के केंद्रीय बैंक की, उस नीति को हम मौद्रिक नीति कहते हैं। इस नीति में क्या होता है, मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन के माध्यम से ब्याज दरों में परिवर्तन किया जाता है और उसके माध्यम से जो हमारी अर्थव्यवस्था के विभिन्न उद्देश्य उनकी प्राप्ति की उम्मीद की जाती है, जैसे बेरोजगारी में कमी करना, आर्थिक विकास, प्राइस स्टेबिलिटी, कीमत स्थिरता, विनिमय दर स्थिरता, इन सब उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास किया जाता है। तो केन्स ने ये बताया कि मुद्रा संकुचन के समय सस्ती साख नीति और मुद्रा प्रसार के समय महंगी साख नीति केन्स के रोजगार सिद्धांत की देन है। मुद्रा संकुचन मतलब, अब देखो, जब इकोनॉमी में मंदी की स्थिति है, लोगों के पास क्रय शक्ति क्षमता ही नहीं है, जैसे अभी की स्थिति हम देखें, मार्केट ठप पड़े हुए हैं, लोग डिमांड ही नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में सस्ती साख नीति का मतलब है कि मुद्रा की मात्रा को बढ़ाया जाए और ताकि मुद्रा की पूर्ति बढ़ाई जाए, जिससे ब्याज दर कम हो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन ले सके। आप देखोगे हर एक बैंक वाले आपको क्रेडिट कार्ड ऐसे फ्री में देने के लिए तैयार है और लोन देने के लिए बैठे हैं कि आप ले लो, उधार लो, खर्च करो, अपनी डिमांड बढ़ाओ। ठीक है, ये है सस्ती साख नीति। तो इससे क्या होगा, लोगों की क्रय शक्ति क्षमता बढ़ेगी, लोगों की मांग बढ़ेगी तो उत्पादन होगा तो लोगों को रोजगार पर लगाया जाएगा, फिर उनकी आय बढ़ेगी, फिर डिमांड बढ़ेगी और ये गुणक और त्वरक प्रभाव से हम क्या करेंगे, इस इकोनॉमी को, इस अर्थव्यवस्था को एक मंदी से हम उभार कर बाहर ला पाएंगे। इसी तरह जब मुद्रा प्रसार के समय या स्फीति का समय है, जब बहुत ज़्यादा मुद्रा प्रसार हो चुका है, मुद्रा की जो एग्रीगेट डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है लेकिन सप्लाई नहीं हो पा रही उसकी तुलना में, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, महंगाई हो जाएगी, स्फीतिकारी परिस्थितियाँ हो जाएगी। उसको कंट्रोल करने के लिए केन्स ने बताया था कि जो महंगी साख नीति है या टाइट मॉनेटरी पॉलिसी है उसका यूज़ किया जाए। उसके माध्यम से क्या होगा, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी में मनी सप्लाई को, मुद्रा की मात्रा को क्या कम किया जाएगा। सरकार इस तरह की नीतियाँ अपनाएगी कि मार्केट से जो मुद्रा है वो वापस आ जाए, जिससे क्या होगा, मार्केट में मनी सप्लाई कम होगी तो इसकी जो लागत है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो बढ़ जाएगी और इससे क्या होगा, लोग जो लेने वाले थे, आज उधार लेने वाले थे, सोचेंगे कि कल लेंगे, अगले महीने लेंगे, अगले साल लेंगे। कार कल अगले महीने खरीदनी थी तो सोचेंगे भाई अगले साल खरीदेंगे, अभी बहुत ब्याज बढ़ गया है। तो इस तरह से क्या होगा, लोगों की डिमांड कम होगी तो ये क्या करेगी, इनडायरेक्टली हमारे प्राइजेस को कम करने में या कीमतों को स्थिरता प्रदान करने में मदद करेंगे। तो इस तरह से केन्स ने बताया कि मौद्रिक नीति के माध्यम से किस तरह से स्फीतिकारी और मंदीकारी स्थिति को भी हम संकुचन या उसको संतुलित या नियंत्रित कर सकते हैं। ये देन भी केन्स के रोजगार सिद्धांत की ही है। अगला जो पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा। केन्स ने यद्यपि प्रारंभ में अपने सिद्धांत में बंद अर्थव्यवस्था की कल्पना की थी, जैसे हमने पिछली आलोचना में देखा था कि बंद अर्थव्यवस्था थी, तो हमने बात की थी कि ये पहले बंद अर्थव्यवस्था के रूप में ये सिद्धांत दिया गया, लेकिन बाद में इसको बाकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसको देखा गया। किंतु कालांतर में उसने पिछड़े विकासशील राष्ट्रों में रोजगार, उत्पादन, आय के पारस्परिक संबंधों को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक अथवा IBRD जैसी संस्थाएं स्थापित करने की प्रेरणा दी। यही कारण है कि आज विश्व के सभी देशों में अधिकाधिक अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग की भावना प्रबल है।
ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग बढ़ावा देने के लिए भी केन्स ने यहाँ बात की। व्यापार चक्रों व बेकारी नियंत्रण में उपयोगी। कीन्स का रोजगार सिद्धांत व्यावहारिक दृष्टि से विकसित राष्ट्रों में व्यापार चक्रों के नियंत्रण और मंदी काल में उत्पन्न बेरोजगारी की समस्या के समाधान में अत्यंत उपयोगी रहा है। अमेरिका में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी काल में न्यू डील, इसका परिचय है। न्यू डील एक नीति अपनाई गई थी मंदी काल में। वो ऐसी तरह की नीति थी, सरकार के एक्सपेंडिचर को बढ़ाने की नीति थी, जिससे मंदी काल से बेरोजगारी से बाहर आया जा सके। आज भी विकसित देशों में व्यापार चक्रों के नियंत्रण में इस सिद्धांत का सहारा लिया जाता है। न केवल विकसित देशों में, मैं तो कहती हूँ हमारे विकासशील देशों में, भारत जैसे देशों में भी इसकी बहुत उपयोगिता है। व्यापार चक्रों का मतलब है कभी मंदी आ रही है, कभी तेजी आ रही है, कभी स्फीतिकारी दशाएं आ रही है, तो इन सब को नियंत्रित और संतुलित करने में कीन्स का जो सिद्धांत है वो बहुत ही व्यावहारिक है। अल्पकालीन विश्लेषण व्यावहारिक है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने रोजगार का दीर्घकालीन सिद्धांत देकर उसकी व्यावहारिकता की बलि दे दी, जबकि कीन्स ने रोजगार सिद्धांत में अल्पकालीन दृष्टिकोण को प्राथमिकता देकर उससे व्यावहारिकता एवं वास्तविकता के निकट ला दिया। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने दीर्घकालीन सिद्धांत दिया था, जबकि कीन्स ने बोला कि नहीं, दीर्घकाल में तो क्या पता कौन जिए ना जिए, हम अल्पकाल की बात करते हैं, हम आज की बात करते हैं। अल्पकालीन दृष्टिकोण को प्राथमिकता दी जो व्यावहारिकता और वास्तविकता के अधिक निकट है। बेरोजगारी के नियंत्रण में तात्कालिक उपचारों को विशेष महत्व दिया। अभी हम तत्काल में कौन से उपचार कर सकते हैं उन पर ज़्यादा फोकस किया। भविष्य में तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, अभी क्या किया जा सकता है। इसने विश्वव्यापी आर्थिक मंदी में बेरोजगारी नियंत्रण के लिए जो नीति सुझाई वह सामूहिक और व्यावहारिक थी और आज भी उसका महत्व है। वाकई आज भी उसका महत्व है। विनियोग का महत्वपूर्ण स्थान। अगला जो पॉइंट है वो है इन्वेस्टमेंट। हाँ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और ये आज भी व्यावहारिक रूप में उपयोगी है। निवेश को जो बहुत इम्पोर्टेंट माना है या महत्वपूर्ण स्थान दिया है वो सही है। कीन्स के रोजगार सिद्धांत में विनियोग की महत्वपूर्ण भूमिका मानी गई। यही कारण है कि कीन्स के अर्थशास्त्र को विनियोग अभिमुखी इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड कहा जाता है। कीन्स के अर्थशास्त्र को इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड कहा जाता है। कीन्स के अनुसार अल्पकाल में उपभोग की मात्रा तो स्थिर रहती है, इसलिए रोजगार मुख्यतः विनियोग की मात्रा पर निर्भर करता है। किसने माना था कि उपभोग आय पर और उपभोग की प्रवृत्ति पर निर्भर कर रहा है। उपभोग की प्रवृत्ति इस अल्पकाल में स्थिर है, तो मेन जो उनका फोकस था निवेश पे ही था और निवेश ही एग्रीगेट डिमांड को प्रभावित करने वाला मेन फैक्टर है और एग्रीगेट डिमांड के माध्यम से हमारी रोजगार निर्धारित हो रही थी। इसलिए रोजगार मुख्यतः विनियोग की मात्रा पर निर्भर करता है। रोजगार में उतार चढ़ाव विनियोग में उतार चढ़ाव के परिणाम स्वरूप होते हैं। बिल्कुल, रोजगार में जो उतार चढ़ाव हो रहे हैं निवेश में यदि उतार चढ़ाव के कारण हो रहे हैं। अतः बेरोजगारी के निराकरण के लिए विनियोग वृद्धि पर जोर देता था। बेरोजगारी का निराकरण करने के लिए एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना जरूरी है और एग्रीगेट डिमांड में वृद्धि के लिए उन्होंने निवेश में वृद्धि पर जोर दिया। स्पष्ट है कि कीन्स ने अपने रोजगार सिद्धांत में निवेशों की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और ये आज भी ज़रूरी है। जैसे मंदी काल में क्या होता है, जो निजी निवेशक है वो भी आगे नहीं आते हैं, क्योंकि हमने बात की थी एमबीसी की, पूंजी की सीमांत उत्पादकता वो बहुत कम होती है, लाभ की प्रत्याशा ही नहीं है, तो कोई क्यों निवेश करेगा। ऐसी स्थिति में सरकार को आगे आकर अपने निवेश को बढ़ाने की ज़रूरत है, जिससे कि निजी निवेशकों को भी प्रोत्साहन मिले और वो निवेश बढ़ाए। अगला जो पॉइंट है सामाजिक लेखांकन एवं घाटे की बजट की लोकप्रियता। यहाँ पहली बार कीन्स ने बोला, हमेशा ये माना जाता था पहले कि भाई कि जो हमारा बजट है वो क्या है, आधिक्य का बजट होना चाहिए। आधिक्य का बजट मतलब घाटे का बजट। हम किसी पर्सन के लिए भी घाटे का बजट होना अच्छा नहीं मानता कि हमारा खर्चा ज़्यादा और कमाई कम हो, लेकिन कीन्स ने यहाँ जस्ट उल्टा बोला कि घाटे के बजट की भी अपना महत्व है, उसकी अपनी लोकप्रियता है। अब ये भी एक अलग ही बात थी उस टाइम, आज तो हम नॉर्मल मान रहे हैं, लेकिन उस टाइम यदि कोई एक अजीब सा स्टेटमेंट दे दे तो बिल्कुल ही एक अलग बात लगेगी। किसने अपने रोजगार सिद्धांत में राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत, राष्ट्रीय उपभोग, राष्ट्रीय विनियोग आदि जिन धारणाओं का विकास किया, आज उन धारणाओं का आर्थिक नीति निर्धारण में अत्यधिक महत्व हो गया है। बिल्कुल, सभी राष्ट्रों में सामाजिक लेखांकन तैयार किए जाते हैं। यही नहीं, कीन्स ने सदैव संतुलित बजट की धारणा का खंडन करते हुए आर्थिक मंदी के निराकरण एवं रोजगार अभिवृद्धि के लिए घाटे के बजट का जोरदार समर्थन किया है। संतुलित बजट की धारणा का खंडन किया कि संतुलित भी नहीं, आर्थिक मंदी के निवारण के लिए, जैसे अभी की वर्तमान की स्थिति है, अभी नो डाउट हमारा फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, राजकोषीय घाटा हमारा बढ़ा हुआ, लेकिन फिर भी इस स्थिति में हमें घाटे का बजट अपना कर ही मेरे देश को मंदी से उभारना होगा। और भी उपाय करने पड़ेंगे, लेकिन अभी ये
घाटे के बजट की यहाँ लोकप्रियता है। आर्थिक मंदी के निराकरण और रोजगार वृद्धि के लिए घाटे के बजट पर जोरदार समर्थन दिया है केंद्र ने भी। उसने देश में आय, रोजगार तथा उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ परिस्थितियों में घाटे के बजट को सर्वोत्तम माना है। आज विकासशील राष्ट्रों में आर्थिक विकास, रोजगार वृद्धि के लिए घाटे के बजट का खुलकर प्रयोग किया जा रहा है। बिल्कुल हो रहा है। हर अल्प विकसित और विकासशील राष्ट्र हैं उनमें डेफिसिट बजट ही बनाया जाता है ताकि अर्थव्यवस्था का विकास और रोजगार में वृद्धि की जा सके। अगला जो पॉइंट है, पूर्ण रोजगार नीति की बढ़ती लोकप्रियता। आज विश्व के सभी विकसित और अर्धविकसित, नियोजित, गैर नियोजित राष्ट्र अपनी आर्थिक नीति में पूर्ण रोजगार को अंतिम लक्ष्य मानकर चलते हैं। इष्टतम लक्ष्य है हमारा, हम उसको प्राप्त करना चाहते हैं। पूर्ण रोजगार नीति की बढ़ती लोकप्रियता का श्रेय केन्स के रोजगार सिद्धांत को ही जाता है। बिल्कुल इस प्रकार उपयुक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि केन्स का रोजगार सिद्धांत केवल सिद्धांतिक ही नहीं वरन पर्याप्त तथ्यों, अनुभवों पर आधारित होने से पूर्ण रूपेण व्यावहारिक भी है। बिल्कुल है। आज भी पश्चिमी देशों में व्यापार चक्रों, मंदी के निराकरण के साथ पूर्ण रोजगार का आर्थिक नीतियों के से केन्स के रोजगार सिद्धांत का व्यावहारिक क्रियान्वयन दृष्टिगोचर होता है, हमें दिखता है। विकासशील देशों में भी उत्पादन, आय, रोजगार वृद्धि के लिए सार्वजनिक व्यय, घाटे की वित्तीय व्यवस्था नियंत्रण लोकप्रिय होती जा रही है। मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति सरकार के द्वारा अर्थव्यवस्था के सफल संचालन के महत्वपूर्ण अस्त्र है। और निरपेक्ष पूंजीवाद भी सरकारी हस्तक्षेप से नियंत्रित पूंजीवाद की ओर उभर कर सामने आया है। इस सिद्धांत से समष्टि विश्लेषण की लोकप्रियता बढ़ी है। अल्पकालीन दृष्टिकोण को अधिक व्यावहारिक और वास्तविकता के निकट माना है। ठीक है, यहाँ पे जो 2-4 पॉइंट हैं ये इन्होंने पॉइंट आउट किए। मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, डेफिसिट, घाटे की बजट, सार्वजनिक व्यय पर जोर। ठीक है, ये सारे जो है नियंत्रित पूंजीवाद, ये सब केन्स की सिद्धांत की लोकप्रियता को और व्यावहारिकता की ओर ही हमारा व्यावहारिकता की ओर ही दृष्टिकोण हमारा ले जाते हैं कि ये कितने व्यावहारिक है। आज भी ये जो सिद्धांत है वो लोकप्रिय है। समस्त जो राष्ट्र हैं, विकासशील, विकसित, अल्प विकसित, सभी राष्ट्रों में इस सिद्धांत की आज भी उपयोगिता हम देख रहे हैं। तो ये आपका केन्स के रोजगार सिद्धांत का जो व्यावहारिक महत्व का जो टॉपिक था वो पूरा होता है। अगले टॉपिक में हम देखेंगे कि भारत जैसे अर्धविकसित और विकासशील देशों में केन्स के रोजगार सिद्धांत की क्या सार्थकता है, क्या व्यावहारिकता है, कितना प्रासंगिक है, विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, खुश रहिए।